भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रहे मौजूद। जमीन खरीद बिक्री मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 5 के खिलाफ ईडी ने दायर किया आरोप पत्र। बरियातू के बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ भूमि भी अटैच। झारखंड समेत देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना। कल देर रात तेज हवा के चलते कुछ देर के लिए बाधित हुई विद्युत आपूर्ति। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। आपको बता दें कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न से सम्मानित किए गए और आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ ही हैं और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंची तो उनके साथ कई और दिग्गज चेहरे भी मौजूद थे। लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के शिखर पुरुष माने जाते हैं। 1980 में जब वीएचपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी तो लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन चुकी थी। आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है और उनके साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। जगदीप धनखड़ उनके साथ मौजूद थे और वेंकैया नायडू को भी इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आडवाणी जी के बिल्कुल करीब ही बैठे हैं और उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश से चुनाव अभियान का शुभारंभ करेंगे। वे मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली होगी। मेरठ की रैली में आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी भी पहली बार पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री के मंच पर नजर आएंगे। इस रैली के सहारे प्रधानमंत्री पश्चिमी यूपी से हरियाणा, पूर्वांचल और देश में बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। खासकर ओबीसी वोटरों को साधने का हर प्रयास होगा। मेरठ को पश्चिमी यूपी का गेटवे भी कहा जाता है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी इंडी गठबंधन की आज लोकतंत्र बचाओ रैली होगी। इस रैली में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडी गठबंधन लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहा है। इसमें आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती और तेजस्वी यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। रैली के दौरान एक ही मंच पर विपक्ष के नेता अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने इस पूरे आयोजन की घोषणा मेहरौली से की थी। रांची जिला के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर जिला स्तर पर गठित विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न कोषांगों द्वारा किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
इस मौके पर उन्होंने मतदाता सूची, रैंडमाइजेशन, पोस्टल बैलेट, ईवीएम स्ट्रांग रूम में व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद की गई कार्रवाई, माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति एवं प्रशिक्षण, पोलिंग स्टाफ के प्रशिक्षण को लेकर संबंधित पदाधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी कोषांग निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में ससमय तैयारी सुनिश्चित करें। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन ने सभी 14 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जबकि एनडीए गठबंधन की ओर से अब तक आधिकारिक सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हो पाई है। हालांकि कांग्रेस ने 3 और भाकपा माले ने 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर झारखंड में एनडीए गठबंधन में अब भी कुछ खींचतान जारी है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही झारखंड में भी राजनीति के मंच पर शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। एनडीए गठबंधन ने जहां अपने 14 के 14 उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, वहीं इंडी गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अब तक फाइनल नहीं हो सका है। झारखंड के चुनावी रणक्षेत्र में एनडीए ने राज्य की सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि सहयोगी दल आजसू पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगा। भाजपा ने खूंटी से अर्जुन मुंडा, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सीता सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, चतरा से कालीचरण सिंह, धनबाद से ढुल्लू महतो, जमशेदपुर से विद्युत मरण महतो, सेवुम से गीता कोड़ा, लोहरदगा से सबीर उरांव, पलामू से बीडी राम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है। जबकि एनडीए की सहयोगी आजसू पार्टी ने गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़े, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े और 14 के 14 लोकसभा हम लोग जीते। एनडीए के सहयोगी के रूप में राज्य के अंदर 14 पार्लियामेंट एरिया में 1 पार्लियामेंट क्षेत्र जो हमारा है। एक और जहां भाजपा और आजसू पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं इंडी गठबंधन में उम्मीदवारों का चयन तो दूर, अब तक सीट शेयरिंग पर भी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस ने खूंटी से कालीचरण मुंडा, हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल और लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से सुखदेव भगत और भाकपा माले ने कोडरमा से विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। लेकिन बाकी सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन का दौर जारी है, या यूं कहें कि बाकी सीटों पर अब भी खींचतान जारी है। देखिए, बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। ये सही है कि हमारे यहाँ 4थे चरण में चुनाव होना है और 4थे चरण में जब चुनाव होना है तो हम लोग पूरा फूट के कदम उठा रहे हैं। जब लोहरदगा में कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किए, हम लोग अपना पार्ट, जो हमारा कमिटमेंट है, हम पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। वहां से हमारे उम्मीदवार वर्तमान विधायक कॉमरेड विनोद सिंह इंडिया गठबंधन की ओर से होंगे। इस बार के चुनाव में भाजपा ने हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, धनबाद, राजमहल, दुमका और चाईबासा में नए प्रत्याशियों पर दांव खेला है। इसमें से दुमका के उम्मीदवार सीता सोरेन, झामुमो और चाईबासा के उम्मीदवार गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। उधर भाजपा छोड़कर हाल ही में हाथ थामने वाले जयप्रकाश भाई पटेल पर कांग्रेस ने हजारीबाग से भरोसा जताया है। मौजूदा हालात को देखकर कहा जा सकता है कि चुनावी रणभूमि में एक तरफ तो एनडीए गठबंधन के सिपाहीसलार तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर मैदान साफ है, या यूं कहें कि एनडीए को इंडी गठबंधन ने फिलहाल वॉकओवर दे रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था और उसमें से 1 सीट झामुमो के खाते में, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन 1 सीट जिस पर कांग्रेस पिछले बार विजयी हुई थी, वहां से गीता कोड़ा ने पाला बदलकर इस बार बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी ने उन्हें चाईबासा से उम्मीदवार भी बना दिया है। ऐसे में यहां पर मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प हो सकता है और कहा भी जाता है कि शतरंज के खेल में जिसने पहली चाल चली है उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन फिलहाल 4 जून तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि झारखंड में इस बार सह और मात के खेल में कौन जीतता है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार।
जमीन खरीद बिक्री मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके करीबी विनोद सिंह और राजस्व अधिकारी भानु प्रताप समेत 5 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। ईडी ने बरियातू के बड़गाई अंचल स्थित 8.5 एकड़ जमीन को भी अटैच कर लिया है। ईडी ने कहा कि जमीन पर कब्जा पीएमएलए में निहित प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग ही है। ईडी ने 1200 पेज के व्हाट्सएप चैट भी सौंपे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कपाली ओपी क्षेत्र के गौरी नदी घाट में अवैध बालू खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। बालू माफिया नदी पर बने पुल के नीचे से बालू का खनन कर रहे हैं, जिससे कभी भी यह पुल क्षतिग्रस्त हो सकती है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रमेश हांसदा का कहना है कि बालू माफिया बेखौफ होकर यहां बालू का अवैध खनन और परिवहन कर रहे हैं। कोर्ट से भी अभी अपील करना चाहूंगा कि उसको संज्ञान ले आप, क्योंकि अब पूरी व्यवस्था नाम का कोई चीज ही नहीं रह गया अभी झारखंड में। मैं आग्रह करता हूँ, डेमोक्रेटिक राज्य में आज मैंने ये स्थिति हो गई है कि आप कहीं पर भी कुछ बोल दीजिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सत्ता मन जैसा मन वैसा करते जा रहा है। इन लोग को आज जो बालू आज 1000 रुपये में मिलता था, 2000 रुपये मिलता था, आज 10,000 रुपये 15,000 रुपये ट्रैक्टर हो गया। आम लोगों का जीना मुहाल हो गया। बस इंतजार है कि सत्ता कब जाए और लोगों को राहत का सांस मिले। हजारीबाग जिले में लगभग 150 किसानों ने पौधारोपण के नाम पर 8 से 10 करोड़ रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में हजारीबाग के मुफस्सिल थाना की पुलिस ने एक आरोपी जितेंद्र पांडे को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी प्रदीप राय की तलाश जारी है। अंतर्गत ओरिया में एक एनजीओ प्रज्ञा सेवा संस्थान के नाम से संचालित था, जिसमें किसानों को खाली जमीन में मालावार नीम एवं एराल के पौधों को लगाने के लिए बताया जाता था कि 1 एकड़ में 1,65,000 का लागत आएगा, इसमें पेड़ लगेगा और 6 साल के बाद प्रत्येक पेड़ को 3-3 हजार में बेचा जाएगा। तो इस नाम पर काफी ठगी हुई थी। यहाँ लगभग हमको लगता है कि 8 से 10 करोड़ रुपया का यहाँ ठगी किया गया है गरीब किसानों से। उसके बाद ये लोग यहाँ से भाग गए। खूंटी जिले में पुलिस ने नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तारो सिलादोन से करीब 700 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद किया है। इसकी अनुमानित कीमत 1,04,70,000 रुपए बताई गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत कल से होगी। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं इन बदलावों को। 2024 अपने आखिरी दौर में है। ऐसे नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे नियम हैं जो बदलने वाले हैं। ये आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। 31 मार्च से पहले फटाफट निपटा लें ये जरूरी काम। आइए जानते हैं अप्रैल 2024 से कौन से फाइनेंशियल नियमों में बदलाव हो रहे हैं। अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। अगर आप 31 मार्च 2024 तक फास्टैग केवाईसी को अपडेट नहीं करवाते हैं तो अगले महीने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव कर देगा। इसका मतलब है कि अगर फास्टैग में बैलेंस है तब भी उसके जरिए भुगतान नहीं होगा। NHAI ने फास्टैग केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। अगर पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन नंबर रद्द हो जाएगा, यानी कि पैन का इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए यूजर को 1,000 रुपए की पेनल्टी का भुगतान करना होगा। 1 अप्रैल 2024 से EPFO के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले महीने से नया नियम लागू करने वाले हैं। इस नियम के अनुसार अब नौकरी चेंज करने के बाद PF अकाउंट ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूजर को रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इस नियम के लागू होने के बाद यूजर की परेशानी एक हद तक कम हो जाएगी।
SBI क्रेडिट कार्ड। जिन यूजर्स के पास SBI क्रेडिट कार्ड है उनको बता दें कि 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होने वाला है। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करते हैं तो बता दें कि 1 अप्रैल से रेंट पेमेंट पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कुछ क्रेडिट कार्ड पर ये नियम 1 अप्रैल से मान्य हो जाएगा, तो वहीं कुछ पर 15 अप्रैल 2024 के बाद से लागू होगा। इंश्योरेंस के नियमों में होने जा रहा है बदलाव। इंश्योरेंस सेक्टर में भी 1 अप्रैल से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। IRDAI ने नियमों में बदलाव करते हुए सरेंडर वैल्यू के नियम को बदल दिया है। अब ग्राहक जितनी देर से पॉलिसी को सरेंडर करेंगे उन्हें उतनी ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी। 3 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको मूल्य से कम सरेंडर वैल्यू मिलेगी। वहीं 4 से 7 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू पर कुछ बढ़त हो सकती है। न्यू टैक्स रेजिम। अगर टैक्स पेयर ने अभी तक टैक्स रेजिम का सिलेक्शन नहीं किया है तो उनके पास कुछ दिन का समय और बचा है। दरअसल 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बन जाएगी, यानी कि करदाता को ऑटोमेटिक तौर पर नई कर व्यवस्था के नियमों के अनुसार ही टैक्स का भुगतान। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। बोकारो की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी एवं विभिन्न IT एप्लीकेशन की जानकारी दी गई। इस दौरान उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए मीडिया की भूमिका अहम है। खूंटी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि लाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने मतदाता जागरूकता ऑटो रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली के माध्यम से शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सोनिया और कल्पना के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले कल्पना मुर्मू सोरेन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात की। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 7 बेंच का गठन किया गया था। लोक अदालत में कुल 553 वादों का निष्पादन किया गया और 2,83,030 रुपए का निष्पादन विभिन्न वादों में किया गया। रांची रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन अमानत के तहत यात्री को एप्पल iPad लौटाया। RPF से मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे कोडरमा स्टेशन पर उतरे यात्री अमित अम्बस्ट ने रेल मदद पर अपने iPad के छूट जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए RPF रांची ने iPad को ढूंढ निकाला और यात्री को iPad सौंपा। रांची जिले के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने ई-रिक्शा रोककर चालक के साथ जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी मोहम्मद समीर नायक उर्फ सद्दाम को गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर तोरपा थाना क्षेत्र के कुल्डा जंगल के पास तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस पर गनीमत रहा कि कार पर सवार किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई। रांची पुलिस ने कांके में चोरी के आरोप में 3 महिलाओं और उनके पति के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कांके थाना की पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 आरोपियों शफीक मंसूरी और अकीब मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक मोबाइल और घटना का वीडियो फुटेज बरामद किया गया। बोकारो जिले के गोमिया के पोस्ट ऑफिस मोड़ मुख्य चौक के समीप एक गेस्ट हाउस पर पुलिस के अचानक हुए दबिश के कारण वहां चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ। इस दौरान पुलिस ने गेस्ट हाउस से 2 युवती और 4 युवकों को संदिग्ध स्थिति में गिरफ्तार किया। आदिवासी सरना समिति की ओर से खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ में सरहुल महोत्सव सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी लाल विजयनाथ शाहदेव, विशिष्ट अतिथि जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार भारत मुंडा, समाज के महासचिव ब्रजेंद्र हेमरोम और अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से सरना के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया।
झारखंड समेत देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईस्टर की बधाई दी है। प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने चर्च में प्रार्थना की और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ईसाई धर्म से जुड़े लोगों के लिए ईस्टर का पर्व बेहद खास है। गुड फ्राइडे जहां ईसा मसीह के बलिदान को त्याग से जुड़ा हुआ दिन माना जाता है, तो वहीं ईस्टर ईसा मसीह के उद्धार की खुशखबरी का मौका है। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी राज्यवासियों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि स्नेह, आनंद और आशा से परिपूर्ण ईस्टर मंगलमय हो। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु यीशु के पुनर्जीवन का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में प्रेम, दया, करुणा, शांति और खुशियां लाए, यही कामना है। ईसाई धर्मावलंबियों के प्रमुख त्योहारों में ईस्टर का पर्व भी शामिल है। इसे पास्का पर्व, जी उठना पर्व या कब्र पर्व भी कहा जाता है। ईस्टर ईसा के पुनरुत्थान का पर्व है। राजधानी रांची के सभी गिरिजाघरों में मध्यरात्रि से ही ईस्टर की विशेष मिसा पूजा हो रही है। रांची कैथोलिक धर्म प्रांत के महाध्यक्ष आर्च बिशप विंसेंट आइंद ईस्टर का संदेश देते हुए कहते हैं कि अंधेरे पर प्रकाश की और बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ईस्टर इसी विजयी होने का त्यौहार है। अतः मैं पूरे देशवासियों को, अपने सह नागरिकों को इस सच्चाई को बांटना चाहता हूं कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होनी ही है, होती ही है, और हमारे प्रभु ख्रिस्त ने इसे साबित किया है और उनके द्वारा स्थापित यह कलीसिया उसी सच्चाई पर पिछले 2000 वर्षों से भी ज्यादा समय से टिकी हुई कलीसिया है। इस शास्त्र के विशेषज्ञ फादर जस्टिन कहते हैं कि पास्का या ईस्टर का अर्थ होता है दुखों, कष्टों से पार पाना। ईस्टर का अर्थ होता है पार होना, उस पार जाने का त्योहार है और इसको प्रभु यीशु ने खुद ही करके दिखाया है। आज पूरे विश्व में सभी क्रिस्तीय समुदाय के लोग, सभी लोग, उनसे जुड़े हुए सभी लोग इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उनका कहना यही है कि प्रभु अपने जीवन में लोगों की भलाई। ईस्टर को कब्र पर्व भी कहा जाता है। आज ही के दिन ईसाई धर्मावलंबी अपने मृत सगे संबंधी और पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी कब्र में मोमबत्ती जलाकर उनके पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करते हैं। जीईएल चर्च के पादरी रवि रोशन कहते हैं कि ईस्टर आशा और उम्मीदों का त्यौहार है। अभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति ईस्टर पाप और मृत्यु पर विजयी होने का त्यौहार है। मसीहीगण इस दिन ईसा के पुनर्जीवित होने के प्रतीक के रूप में मोमबत्ती जलाकर हर्षोल्लास के साथ ईसा के विजयी गीत गाते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। इधर राजधानी रांची के ईस्टर के मौके पर विभिन्न कब्रिस्तानों को फूलों और आकर्षक विद्युत से सजाया गया है। ईसाई धर्मावलंबी ईस्टर के मौके पर विशेष प्रार्थना करते हैं और अपने परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईस्टर को लेकर कब्रिस्तान के बाहर कई फूलों की दुकान सजी है, जिसमें काफी संख्या में मसीही समुदाय के लोग फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष गुड फ्राइडे के तीसरे दिन रविवार को ईस्टर मनाया जाता है। खूंटी में भी बड़ी संख्या में सभी चर्चों में ईस्टर की धर्मविधियां संपन्न हुई। जीएल चर्च कतमा में मसीही समुदायों ने अपने अपने मृत परिजनों के कब्रों में बिशप और पादरी की उपस्थिति में विशेष प्रार्थनाएं अर्पित की। ऐसी मान्यता है कि प्रभु यीशु के जी उठने के कारण सभी मसीही विश्वासी जो मर गए हैं वे सभी पुनरुत्थान के दिन स्वर्ग पहुंचते हैं।
मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है। कई स्थानों पर वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले कल देर रात मौसम का मिजाज बदला और रांची, पलामू समेत कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। तेज हवा के कारण कुछ देर के लिए कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। उधर गिरिडीह जिले में कल रात आई आंधी तूफान से भारी क्षति पहुंची है। आंधी तूफान के कारण कम से कम 16 स्थानों पर बिजली के पोल गिर गए, जिसके कारण कई प्रखंडों में बिजली की आपूर्ति ठप है। बिजली विभाग के डुमरी के कनीय अभियंता राजेश टोपो ने बताया कि डुमरी, पीड़, टाड़, बगोदर और सरिया प्रखंड में रात 12 बजे से बिजली की आपूर्ति बंद है। उन्होंने बताया कि गिरे हुए पेड़ को हटाने और पोल खड़ा होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। सेहत की बात में जानते हैं बदलते मौसम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मौसम बदल रहा है, हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। वहीं बीच बीच में मौसम बदलने और बारिश के कारण ठंड का प्रभाव भी चल रहा है। दिन में तेज धूप तो सुबह और शाम हल्की सर्दी। ऐसे में लोगों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इस बदलते मौसम में बहुत से लोगों को शरीर में दर्द, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, आंखों में जलन, पेट में दर्द, संक्रमण का खतरा, फ्लू, त्वचा की समस्याएं होने की संभावना रहती है। इस मौसम में दमा से प्रभावित रोगियों की समस्या बढ़ सकती है। बीमारियों का खतरा उन लोगों को अधिक होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कमजोर होती है। बच्चों में संक्रमण की संभावना रहती है। धूप से आकर तेज पंखे में बैठना या ठंडा पानी पी लेना समस्या उत्पन्न कर सकता है। आवश्यक है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं, आहार पर विशेष ध्यान दें और व्यायाम करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इस मौसम में बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत कुमार सिन्हा की हत्या कर दी गई है। उनका शव हजारीबाग के छड़वा डैम से बरामद किया गया। प्रशांत कुमार सिन्हा जमशेदपुर के रहने वाले थे। हत्यारे ने उनके शव को प्लास्टिक की बोरी में बांधकर छड़वा डैम स्थित पुल के नीचे फेंक दिया था। इस घटना को उनकी प्रेमिका रही हजारीबाग के न्यू एरिया निवासी काजल ने अपने एक नए दोस्त रौनक कुमार के सहयोग से अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डिन का सामना अमेरिका के ऑस्टिन क्रेजिसेक और क्रोएशिया के इवान डूडिक से होगा। रोहन एब्डिन की जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेजिसेक की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-6 के अंतर से पराजित किया। बोपन्ना पहली बार मियामी ओपन के फाइनल में पहुंचे थे और जीत हासिल करने में सफल रहे। अब सोमवार को जारी होने वाली एटीपी रैंकिंग में रोहन एब्डिन की जोड़ी एक बार फिर से नंबर 1 जोड़ी बन जाएगी। इससे पहले इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाली ये जोड़ी। और अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी रहे मौजूद। जमीन खरीद बिक्री मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 5 के खिलाफ ईडी ने दायर किया आरोप पत्र। बरियातू के बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ भूमि भी अटैच। झारखंड समेत देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईस्टर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना। कल देर रात तेज हवा के चलते कुछ देर के लिए बाधित हुई बिजली आपूर्ति।